Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के यानी क्लास 12th भौतिक विज्ञान के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक की पहली यूनिट को जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर को जिसमें वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को हमको समझना है। अब तक हम इस चैप्टर में काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से वन मेजर पॉइंट इज कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम। अपनी पिछली क्लासेस में हम कूलाम के नियम को समझ चुके हैं, उस पर आधारित हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे और कूलाम के नियम पर हमें अभी और न्यूमेरिकल्स करने हैं, बट उससे पहले हम लोग आगे की चीजों को समझ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल यानी आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे, और इसका स्टेटमेंट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। एक दो एग्जाम्पल हम इसके भी करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे के पार्ट्स में हम लोग आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आगे की जानकारी को देखने के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपनी पिछली क्लास में अब तक हम लोग बात कर चुके हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, राइट नाउ हमको उससे आगे की बातें करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हमको आज का जो पहला पॉइंट देखना है वो है कूलाम के नियम को हमने समझा था, कूलाम्स लॉ को हमने समझा था, और कूलाम के लॉ में हमने कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं देखा था। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो, यानी राइट कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे उसको हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म यानी किसी सदिश को वेक्टर रूप में लिखने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए होती हैं। अगर इसको हम बेसिक से स्टार्ट करें, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? हमको जब कोई भी सदिश मेंशन करना होता है बच्चों, तो सदिश के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए होती हैं। क्लास 11th में आपने सदिश की परिभाषा पढ़ी होगी। सदिश वे राशियां होती हैं जिनमें मात्रा प्लस दिशा दोनों चीज होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो सदिश वे राशियां हो गई जिन राशियों के पास परिमाण एवं उसकी दिशा होती है ना। तो जैसे सपोज हम लोग बात करें बल के बारे में, है ना, तो बल हम बोलते हैं 7 न्यूटन बल लगा है लेकिन नीचे की डायरेक्शन में। तो ये क्या है? ये बल है, और बल क्या हो गया? एक सदिश राशि हो गया। ठीक हो गया। तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो किसी एक दिशा में ही लगाया जाता है। हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसको एक दिशा में ही बल लगाते हैं, है ना। तो अगर कोई राशि ऐसी है जिसको हम निरूपित करने के लिए, जिसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, यानी डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और इसी प्रकार से हम उसको सदिश रूप में लिखते हैं कुछ विशेष प्रकार से। तो दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए एंड डायरेक्शन चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो बल है, जो वैद्युत बल है F इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत बल जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये था हमारे पास कूलाम के नियम का जो अब तक हमने अदिश रूप पढ़ा था, यानी इट इज स्केलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो गई? स्केलर फॉर्म। अदिश रूप में इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें दिशा का हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा, दिशा का हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा, है ना। तो जब ऐसे रूप में लिखें कि जिसमें दिशा का भी ज्ञान हो, उसे हम सदिश रूप कहते हैं। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ई की जगह मैं एफ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बल आप समझ गए कौन सा है, स्थिर वैद्युत बल, और इसकी जगह मैं के लिख रहा हूँ Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। इतना न्यूटन बल जो है, ये दो आवेश। तो इसके लिए हमने क्या डायग्राम बनाया था? इसके लिए हमने डायग्राम ये बनाया था कि एक बिंदु आवेश ये है
और एक बिंदु आवेश ये है, स्थिर बिंदु आवेश है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, और अगर ये दोनों स्मॉल r दूरी पर स्थित होते हैं तो इन दोनों आवेशों का जो परिमाण अगर Q1 और Q2 है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये हमने कूलाम के नियम के थ्रू समझा था। क्या डेफिनेशन थी कूलाम के नियम की कि जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ वैद्युत बल उन दोनों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसका हमको सदिश रूप लिखना है। तो सदिश रूप में बात करें तो सदिश रूप के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जरा ध्यान से देखिएगा और फिर आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले Q2, जब Q2 और Q1 सपोज हम बोल रहे हैं एक ही प्रकार के चार्ज हैं, या फिर Q2 और Q1 पर जो बल लगा हम ये कह रहे हैं कि सपोज वो इस डायरेक्शन में लगा, ऐसे डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको मैं F नाम दे रहा हूं, ये एक बल है। और ये बल जो है Q2 ने Q1 पर लगाया है, तो किस पर बल लगा है? 1 पर बल लगा है। किसने लगाया है? 2 ने लगाया है। ठीक हो गया, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। ऐसे ही Q1 भी Q2 पर कुछ बल आरोपित करेगा, है ना। Q1 आवेश भी कुछ बल आरोपित करेगा Q2 पर, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं F दूसरे पर लगने वाला बल पहले के कारण। ठीक है, तो F21 इसको मैं लिख ले रहा हूं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई? आई थिंक समझ में आ गई होगी। F21, तो ये बल है जो दोनों काम कर रहे हैं किस पर? Q1 Q2 पर और Q2 से Q1 पर। दोनों आवेश एक दूसरे पर जो है बल आरोपित कर रहे हैं, और वो बल को मैंने क्रमशः F12 और F21 के नाम से डिनोट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है ये R को हम क्या बोलते हैं? R इनके बीच की दूरी है, R इनके बीच की दूरी है। लेकिन अगर सदिश रूप में बात करें तो सदिश रूप में हम दूरी नहीं बोलेंगे, सदिश रूप में हम उसे बोलेंगे विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है सदिश रूप में उसे विस्थापन नाम से जानते हैं। अदिश में अगर बात करेंगे तो उसे दूरी बोलेंगे। ठीक है, अदिश में वो डिस्टेंस होती है, एंड सदिश यानी वेक्टर फॉर्म में उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे काउंट करेंगे? यहां से डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से हो गया। सपोज यहां से यहां का, तो यहां से यहां का अलग होगा, एंड यहां से यहां का अलग होगा। तो एक को मैं R1 कह रहा हूं और एक को मैं R2 कह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का मैं R1 कह रहा हूँ इसे, और यहाँ से यहाँ का R2 कह रहा हूँ। अगर ये सदिश है तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? सदिश है तो इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगाते हैं इस प्रकार से। तो ये जानकारी समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब हमको क्या करना है? F को डिनोट करना है। F इज हमारे पास अब की बार कैसा है? सदिश है, सदिश। ठीक है, सदिश F को डिनोट करने के लिए मेरे पास दो बल यहां मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक F12 है और एक F21 है। तो सबसे पहले F12 को हम लिखते हैं। F12 कितना होगा? F12, तो K तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये तो हो गया इसका परिमाण। ठीक है, ये तो हो गया इसका परिमाण, लेकिन R को हमको कैसे लिखना है? R को हमको इस प्रकार से लिखना है, R को हमको इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि R क्या है? R यहां पर एक वैल्यू है, सिर्फ परिमाण है, मतलब ये अदिश राशि है। तो अदिश राशि के लिए हम इसका सिर्फ परिमाण लेंगे, परिमाण को डिनोट करने के लिए हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, R को अगर मैं सदिश के रूप में बोलूं तो विस्थापन है, लेकिन अदिश के रूप में ये दूरी है, इस बात को समझिए। इसीलिए मैं यहाँ पर R का मॉड लिख रहा हूँ। R का मॉड मतलब ये अदिश बन चुका है। अब अगर मैं इसको R के ऊपर वेक्टर लगाऊं तो ये सदिश बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या करा इसे R मॉड का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब ये तो हो गया इसका, ये तो होगा इसका मैग्नीट्यूड, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अभी मैंने क्या बताया था? एक वेक्टर का, एक सदिश का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन वाला पार्ट लिखना है। तो बच्चों आपने अगर वेक्टर एनालिसिस पढ़ी होगी, वेक्टर्स को आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, उसमें एक प्रकार का वेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। ये एकांक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका बहुत यूज होता है। इसका यूज क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, एकांक सदिश का परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है, वो हमेशा 1 होता है। जब ये सिर्फ दिशा दिखाने का कार्य करता है, यानी अगर हमको दिशा को निरूपित करना है तो हमको परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। परिमाण तो हमें पहले से पता है ना, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इज ऑलरेडी नोन। तो जब परिमाण पता है, हमको सिर्फ दिशा पता लगानी है, तो सिर्फ दिशा को निरूपित करने के लिए हम लोग
एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं। कौन से सदिश का प्रयोग करते हैं? एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए अब जरा ध्यान दीजिए आप कि मुझे अब डायरेक्शन डिनोट करनी है। ठीक है, अब F12 ये वाला फोर्स हो गया, इसके लिए दिशा हम यहां से डिनोट करेंगे, तो ये वाला विस्थापन हो गया। ठीक है, ये वाला विस्थापन हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो विस्थापन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? विस्थापन निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और उस दूरी को हम बोलते हैं अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु कहाँ है? ये है, और प्रारंभिक बिंदु ये है। तो अंतिम बिंदु को हम बोलेंगे R1 और प्रारंभिक बिंदु R2 है। ठीक है, डायग्राम में मैंने शो करा हुआ है। ठीक है, तो R1 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। तो ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक प्रोसेस हमने इंक्लूड करी है, ये एकांक सदिश है। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये एकांक सदिश है। किसका एकांक सदिश है? बीच की जो दूरी आपको r दिख रही है उसका एकांक सदिश है। यानी जब एकांक सदिश को बनाया जाता है तो उसके लिए हमको एक सूत्र को फॉलो करना पड़ता है, या फिर उसके लिए एक तरीका होता है। जब एकांक सदिश को हमको डिनोट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से। अगर हमको r का एकांक सदिश लिखना है तो उसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा। ठीक है, r के ऊपर कैप लगा करके, इसको क्या बोलते हैं? कैप। ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी। अगर सदिश से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो एक दिन में अदिश राशि और सदिश राशि पढ़ाऊंगा आपको। उस दिन क्लास 11th से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स अदिश और सदिश में यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उस दिन आप लोग जो है पूरा अदिश सदिश समझ लीजिए, क्योंकि अभी सदिश का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक हो गया। अब कैप, हमने कैप लगा करके यूनिट वेक्टर बना दिया, तो आर का एकांक सदिश हो गया। ये आर का एकांक सदिश, जब हम कोई एकांक सदिश लिखते हैं, निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो सदिश है उसको हम उसके परिमाण से भाग कर देते हैं। सदिश को उसके परिमाण से भाग कर देते हैं। मतलब सपोज सदिश था आर, हमको आर का कैप लिखना है, हमको आर का क्या लिखना है? कैप लिखना है, यानी आर का एकांक सदिश लिखना है। तो उसके लिए जो सदिश आर होगा उसको उसी के परिमाण से हम लोग क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो वो एकांक सदिश बन जाएगा। तो यहाँ पर सदिश आर को मैंने विस्थापन के रूप में लिखा है। सदिश आर को मैंने कैसे लिखा है? ये आर कैप ही है, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये आर कैप ही है। इसको मैंने विस्थापन के रूप में लिखा है। विस्थापन क्या होता है अभी बताया था, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो ये उसका सदिश हो गया और इसी के परिमाण से मैंने भाग कर दिया। देख रहे हैं ना आप, R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड से मैंने भाग कर दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, एक कूलाम के नियम को सदिश रूप में इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब आपकी पुस्तक में, आपके बुक्स में ये किस प्रकार से लिखा होगा, आपकी बुक में जिस प्रकार से लिखा होगा वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसे भी मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। वास्तव में जो आर, मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा था कि आर कैप जो है, आर कैप इज इक्वल टू आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, अब इसको समझिए, ये वाला लाइन कैसे आया ये बता रहा हूं मैं आपको। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था? आर कैप आना चाहिए था, लेकिन आर कैप का मतलब क्या है? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब देखो वेक्टर आर को मैंने क्या बोला? ये विस्थापन है, मतलब R1 माइनस R2 है ना? ये क्या है? R1 माइनस R2, और नीचे भी R क्या है? R1 माइनस R2, लेकिन इसका मॉड है नीचे, क्योंकि नीचे परिमाण होता है और ऊपर सदिश होता है एकांक सदिश लिखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमने इस टाइप से इसे लिखा है। आप इसको समझने के लिए ये भी कर सकते हैं। मतलब अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या आएगा कि Q1 Q2 R स्क्वायर और यहाँ पर R का कैप। ठीक है, इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा? R का कैप। बात समझ में आई? तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बुक में चीजें जो है अलग तरीके से लिखिए। बुक में इसको लिखा है R12 का कैप और दूसरी जगह लिखा है R21 का कैप, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना मत सोचिए, आप इतना ध्यान रखिए। बाकी न्यूमेरिकल्स करते हुए मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसे हम कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। न्यूटन मैंने उसकी यूनिट लिखी है। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई किस तरीके से? देखो जो ये R1 माइनस R2 है ना,
नीचे जो वेक्टर आर है, सॉरी मोड ऑफ आर है, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, इसे हम, ये होगा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया था आपको मोड ऑफ आर इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, एक तो ये वाला स्क्वायर हो गया और एक ये हो गया, तो क्या हो जाएगा टोटल R1 माइनस R2 के मॉड का क्यूब, ठीक हो गया, और इनटू R1 माइनस, इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको मेन ध्यान के रखना है, दिमाग में क्या बात ध्यान रखनी है कि जब हम किसी सदिश को लिखते हैं, जब हमें किसी राशि का सदिश निरूपण करना होता है, तो उसके लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता चाहिए होती है। नंबर 1 उसकी मात्रा या उसका परिमाण, जो कि हमें पहले से पता था तो कूलाम के नियम के थ्रू, और दूसरा उसकी दिशा। तो दिशा दिखाने के लिए हमने एकांक सदिश का प्रयोग करा। किसका प्रयोग करा? एकांक सदिश का। ठीक हो गया? चलिए, ये इस साइड लिख भी सकते हैं एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब F12 निकाला, इसी प्रकार से मैं F21 निकाल सकता हूं। ये वाला बल अभी मैंने इसे लिखा है यहाँ पर, अभी इसको मैं इसी प्रकार से लिख सकता हूं। देखो कैसे, F21 इज इक्वल टू, परिमाण तो सेम रहेगा, मात्रा तो सेम रहेगी, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, R2, पहले वाला रूप लिखते हैं, R का R स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड। ठीक हो गया। तो अगर मैं F21 लिखूंगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1, मोड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक है, और उसका मोड, तो नीचे उसका परिमाण आता है, ऊपर सदिश आता है। तो इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। ओके, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक हो गया। तो जब आपको क्या करना है, जब आपको कोई सिस्टम दिया हो, किसी सिस्टम में 2 से अधिक आवेश काम कर, सॉरी 2 से अधिक बल आपको दिख रहे हैं काम करते हुए, जैसे यहाँ पर 2 आवेश हैं, तो 2 आवेश पर 2 बल दिख रहे हैं मुझे। एक तो Q1 द्वारा Q2 पर, Q1 और Q2 के, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, और दूसरा Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। आप समझ लें, हमने एग्जाम्पल किया था एक, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना करी थी। तो हमने ये देखा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बल आरोपित कर रहा है, इसके अलावा प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये था हमारे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें कि हम लोग समझ रहे हैं कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने क्या कहा था, हमने ये एक बात कही थी कि कूलाम के नियम में 2 आवेशों, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के ऊपर बात करी गई है। किसके ऊपर? जो इसकी डेफिनेशन है उसमें 2 स्थिर बिंदु आवेशों की बात करी गई है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अनेक बिंदु आवेश है, अगर मैं 2 की जगह ये बोलूं 2 नहीं है, अनेक है, तो उसको हमें डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये बात बताई गई है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझाने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक हो गया। चलिए, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एग्जांपल है ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1.6। इसमें ये एक समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसके तीन वर्टेक्स जो ए, बी और सी, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, तीन वर्टेक्स ए, बी और सी पर हमने क्या किया है, तीन आवेश रखे हैं और प्रत्येक जो है क्यू के बराबर है। तो ये वाला जो आवेश है ये क्यू के बराबर है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। ठीक हो गया। तथा एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है एल। तो तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आवेश भी बराबर दे रखे हैं इन्होंने और भुजा क्या है? एल है। त्रिभुज के केंद्रक में स्थित आवेश कैपिटल क्यू, तो इसका केंद्रक होगा कहीं पर। आपको पता है केंद्रक क्या होता है? केंद्रक वो बिंदु होता है जहां पर कि इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो इसके मध्य में स्थित होगा ये बिंदु। इस बिंदु को मैं ओ बोल रहा हूं। ओके, और यहां पर एक आवेश रखा है कैपिटल क्यू। ओके, माध्यिका से संबंधित आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, तो वो जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, उसे हम केंद्रक बोलते हैं। ओके, तो केंद्रक यानी सेंट्रॉइड पर ओ पर एक आवेश हमने कैपिटल क्यू रखा हुआ है और कैपिटल क्यू जो है हमें बताना है पर कितना परिणामी बल लग रहा है। जो ये सेंटर में आवेश कैपिटल क्यू रखा हुआ है इस पर कितना परिणामी बल लग रहा है, तो हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन क्यू, जो कि कहां पर रखा है? एट ओ पर। कुल परिणामी बल। अब तरंगों के आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि ये जो आवेश क्यू है बच्चों, इसके आसपास कितने आवेश हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन आवेश हैं। तो ये तीनों ही आवेश इस पर जो है बल आरोपित कर रहे होंगे। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहते हैं। अब कौन सा आवेश कितना बल आरोपित कर रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमको कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। तो चलिए कूलाम का नियम लगाते हैं। चलिए यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमें स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। चलिए, तो कूलाम के नियम को लगा करके हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा आवेश कितना बल आरोपित कर रहा है। कूलाम का नियम क्या है? F इज इक्वल टू Q1 Q2, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक काम करना है बच्चों, हमें ये जो दूरी है AO ये निकालनी है। तो इसको मैं इस लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लंब डालूंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर एक लंब खींचते हैं उसके लिए, और इसको मैं एक नया पॉइंट नाम देता हूँ, यहाँ पर डी नाम देता हूँ। मैंने लंब एडी खींचा। लंब एडी मतलब समझ रहे हैं? इसका जो समबाहु त्रिभुज के लंब की एक खासियत बात भी है, शीर्ष लंब बोलते हैं इसे। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ये क्या करता है, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी BD बराबर DC होगा। लेकिन उस चीज का हमें अभी आवश्यकता पड़े या ना पड़े वो बाद में देखते हैं। हमें क्या करना है, लंब खींचा है और अब हम निकालेंगे AD को। अब हमें AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए क्या काम करेंगे? AD निकालने के लिए आप कुछ एक दो तरीके अपना सकते हैं। ये लंब है, ये सामने वाला कर्ण है, ये इसका बेस है, ये L/2 हो जाएगा, इधर भी L/2 हो जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, है ना? परपेंडिकुलर यानी लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10th की सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये चीज पढ़ी होगी। तो अगर मैं AD का स्क्वायर निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, L का स्क्वायर, ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर माइनस ये जो बेस है L/2 इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, AD स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3L स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है,
तो AD की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 3√3L/2, √3L/2। ठीक है, तो ये आई हमारी AD की दूरी। लेकिन हमको क्या निकालना है, AD जो है यहाँ बीच में बिंदु था, सॉरी जो मैंने मिटा दिया था, वो यहाँ बीच में कहीं होगा। ठीक है, और उससे सभी बिंदु जो होंगे, सभी रेखाएं, सभी शीर्ष मिले हुए होंगे ये। तो हमें AO निकालना है। AD निकालने का हमारा क्या मकसद था, AD निकालने का हमारा क्या मकसद था कि हमें AO निकालना था, A से O के बीच की दूरी। ठीक है, तो A से O के बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी दैट इज 2/3 AD, वो आएगी 2/3 AD। ओके, ये आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैथ्स में आपने ज्योमेट्री में ये चीज पढ़ी है। AO इज इक्वल टू 2/3 इंटू √3L/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये √3 से 3 कैंसिल आउट, अराउंड √3 टाइम्स। ठीक है, √3 से 3 कटेगा √3 बार, तो AO बराबर आ जाएगा L/√3। ठीक हो गया, तो AO हमको मिल गया। चलिए, अब इस AO को हमने क्यों निकाला, आप पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं। मैंने पहले क्यों निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था इसकी आवश्यकता हमको पड़ने वाली है, तो इसीलिए मैंने बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये AO को पहले निकाल दिया। ठीक हो गया। चलिए, अब हमको क्या बात करनी है, Q से Q पर लगने वाला। तो सबसे पहले हम A पर जो स्थित आवेश है, नंबर 1 पॉइंट, A पर स्थित आवेश के कारण, A पर स्थित आवेश के कारण O बिंदु पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या होगा, दो आवेश हैं, ये देखो A बिंदु ये रहा और O बिंदु ये रहा। ठीक है, डायग्राम से मैं बना रहा हूं, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर Q चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q है, दूसरे Q2 की जगह कैपिटल Q है, अपॉन R²। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी AO अभी अभी हमने निकाला था L/√3, तो L/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना न्यूटन बल लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q L²/3। ठीक है, यही आएगा L²/3, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा F इज इक्वल टू 3/4πε0 Q/L² न्यूटन। इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक हो गया, इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए और इसे आप FA बोल दीजिए, क्योंकि ये A आवेश के कारण लगने वाला बल है। इसी प्रकार अब आप B के लिए भी निकालिए। तो B के लिए जब आप निकालेंगे, सेम प्रक्रिया, सेम चीज लिखेंगे आप, ये सेकंड पॉइंट डाल करके सेम चीज लिखेंगे। B बिंदु पर स्थित आवेश Q के, स्मॉल q के कारण O बिंदु पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला बल, सेम चीज आएगी। सेम लाइन आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा सेम चीज, आपके पास आएगी सेम वैल्यू। तो मैं उस स्टेप को स्किप कर रहा हूं। ठीक है, उस स्टेप को स्किप कर रहा हूं। इतना न्यूटन, और उसके बाद FC निकालेंगे तो ये भी आएगा सेम 3/4πε0 Q/L²। ठीक हो गया, तो ये मैंने FA FB FC तीनों बल निकाल लिए और ये आया हमारा सेम न्यूटन। अब वापस आते हैं अपने डायग्राम की तरफ। इतना काम हमने कर लिया, इसके बाद थोड़ा आप डायग्राम की तरफ चलिए। फिर डायग्राम में मैं आपको एक बात और समझा रहा हूं। आइए डायग्राम में देखिए बच्चों, डायग्राम में देखिए आप कि अब हम इनकी दिशा डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये सभी आवेश जो है वो सजातीय हैं। सभी आवेश क्या है, सजातीय हैं, यानी ऑफ सेम नेचर है। तो अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। तो जब आपको पता है सजातीय आवेश होते हैं तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। वो कहाँ जाएंगे, दूर की तरफ जाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, जब हमारा जो बल है वो कार्यरत होगा,
जब ये बल जो है कार्यरत होगा ए और ओ के बीच, ए और ओ के बीच, इसके और इसके बीच, तो क्यू और क्यू के बीच जो बल लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो उससे दूर जाएगा, है ना, वो उससे दूर जाएगा। ओके, तो क्या होगा जब क्यू और क्यू के बीच, जब ए बिंदु से लगता हुआ बल होगा, जब बिंदु ए पर स्थित आवेश क्यू और बिंदु ओ पर स्थित आवेश क्यू के कारण जो लगता हुआ बल होगा, उसके कारण आप देखिए क्या होगा, जो परिणामी बल होगा वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में हमें मिलेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में हमको मिलेगा। ठीक हो गया। ये जो सबसे पहला वाला मैंने जो ब्लॉक बनाया है ये किसका है, ये एफ ए का है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, उसके बाद बी पर उपस्थित आवेश के कारण क्यू पर लगने वाला जो बल होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हमको प्राप्त होगा। ठीक हो गया। ये सेकंड वाली लाइन जो है मैंने किसकी बनाई है, एफ बी की, दूसरे वाले बल की। ठीक हो गया। और जो तीसरी वाली, तीसरा सी पर स्थित आवेश के कारण ओ पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया एफ सी की लाइन। बात समझ में आई? अरे देखो इसको मैं दोबारा से समझाता हूं। ये हो गया एफ ए, ये हो गया एफ बी, ये हो गया एफ सी। सपोज ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है। अब दोनों के बीच में जब बल लगेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर तो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूंगा ये बल इसको दूर की तरफ धकेलेगा, मतलब आगे की तरफ भेजेगा। अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये अलग अलग होते, उल्टे होते, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे हुए चले आते, तब बल इस डायरेक्शन में लगता है। ऐसे समझ रहे हो? मतलब कि अगर दोनों विजातीय आवेश हैं, यानी कि आवेशों की प्रकृति विपरीत है, भिन्न भिन्न है, ये भी कह सकते हैं, तो उस दिशा में क्या होगा, उस दशा में ये होगा कि आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। समझ रहे हो? और जब आवेश सजातीय होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, तो एक दूसरे से दूर दूर की तरफ जाएंगे। इसी प्रकार से मैंने ये एरो लगाए हैं। ठीक है, तो एक आवेश दूसरे आवेश से दूर जाता हुआ दिख रहा है। अब मैं एफ सी और एफ बी का परिणामी अगर निकालूं, एफ सी और एफ बी का परिणामी निकालूं, तो उस परिणामी के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं, एफ सी और एफ बी का परिणामी अगर निकालूं तो उसके लिए मैं सदिश का फिर से वेक्टर एनालिसिस यूज कर रहा हूं। अब इसका एक टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्ट, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम लोग सदिश को भी सीख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर जो लाइन लिख रहा हूं, एफ सी तथा एफ बी का परिणामी, इसे हम निकालते हैं समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा। और समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा जो हम निकालेंगे, इसको मैं सपोज बोल रहा हूं एफ डी बोल देते हैं इसे, एफ डी बोल देते हैं इसे। ठीक है, वो होगा इसके ठीक सेंटर डायरेक्शन में, वो होगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए एफ सी और एफ सी के बीच में, एफ सी और एफ बी के बीच में। ठीक है, वो होगा एफ सी और एफ बी के बीच में, और इसको मैंने नाम दिया है एफ डी। ये जो बच्चों एरो लगा रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बल है, इस पर लगने वाले बल हैं, क्यू आवेश पर लगने वाले बल हैं। तो जो परिणामी बल है, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, मतलब L स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये फाइंड आउट होके आएगा। दो बलों का परिणामी आप किस प्रकार से निकालते हैं, सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम के हिसाब से निकालते हैं। वो नियम अगर आपको समझ में याद है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम उसको अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब हमको कुल बल निकालना है, नेट बल। अब हमको नेट बल निकालना है, तो देखना जरा, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। अब जो एफ सी और एफ बी का तीन बल है ना, एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, तो ये दो बल जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इनका परिणामी हमने देखा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब कि ये वाला जो बल है, ये वाला जो बल है, ये मिल करके यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, और एक बल इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब सपोज इसको परिणामी कैसे निकालेंगे, टोटल बल, मतलब ये किस तरफ ज्यादा जाएगा उसको हम कैसे निकालेंगे। सपोज दो आदमी है, एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है, और इस रस्सी को खींच रहे हैं, तो रस्सी किस तरफ जाएगी, जो आदमी ज्यादा बलवान होगा, जिस आदमी के पास ज्यादा पावर होगी। लेकिन हम देख रहे हैं एफ डी के पास भी उतनी ही वैल्यू है और एफ ए के पास भी उतनी ही वैल्यू है। एफ ए के पास भी हमने देखा था उतनी ही वैल्यू थी, ये देखिए एफ ए के पास भी उतनी ही वैल्यू है।
तो जब सेम वैल्यू है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जब सेम वैल्यू है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, तो परिणामी बल शून्य होगा। मतलब कि ये कण जो है ये किसी एक दिशा में गतिमान नहीं करेगा, किसी एक विशेष दिशा में गतिमान नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखिए तीनों बलों का योग शून्य है। और यहाँ पर योग की हम कौन से बात कर रहे हैं, कौन से वाले योग की, सदिश योग की, ठीक है, वो शून्य है। इसीलिए अतः O पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर परिणामी बल इज इक्वल टू 0, F नेट विल बी 0। ठीक है, तो ये था एक न्यूमेरिकल, इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और इसको देख करके आपको अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए मैं अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं घर जाकर आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।